हाँ जी, ये सेल साइकिल से स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले फर्स्ट पेज पे सेल साइकिल को जैसे कि डिफाइन किया, और मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। सेल साइकिल में हमारे पास दो फेजेस हैं। एक इंटरफेज है और दूसरा माइटोटिक फेज है। सबसे पहले इंटरफेज देख लेते हैं। इंटरफेज जो है, ये हम कहते हैं कि ऐसा फेज है जिसमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो हैं वो सबसे ज्यादा इस फेज में होती है। पहले इसे रेस्टिंग फेज समझा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटी इसी फेज में हो रही थी। बहरहाल अ, अपनी बात की तरफ आते हैं कि ये जो इंटरफेज है, इसमें फर्दर तीन फेज मौजूद है। G1 फेज है, एस फेज है और G2 फेज है। G1 फेज में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं, जैसे कि सिंपली हम जो याद रखते हैं कि सेल जो है अपने साइज में इजाफा करता है, ऑर्गेनेल्स में इजाफा करता है, ठीक है। इसी तरीके से एस फेज में जो मेन बात है, हम कहते हैं कि यहाँ पर डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ये पॉइंट आमतौर पे याद रखने वाला भी है, सिंपल भी है। आप इसको याद रख सकते हैं कि एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। और जो G2 फेज है, G2 फेज में क्या होता है, हम कहते हैं कि इसमें क्रोमोसोम मूवमेंट, उसके अलावा माइट यानी कि ऐसी प्रोटीन तैयार होती है जो कि क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ आरएनए, माइक्रोट्यूब्यूल, सब यूनिट्स वगैरह तैयार होते हैं। ये तो सिंपल सी बात थी। मेरा यहाँ पर पढ़ाने का आपको क्या इसमें फायदा होगा? बहरहाल यहाँ पर ये बता दूं कि जो G1 का टाइम लिखा हुआ है 9 आवर्स, एस फेज का लिखा हुआ है 10 आवर्स, G2 का लिखा हुआ है 4.5 आवर्स। लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इंटरफेज में जो तीन फेज आपको बताए हैं, G1, एस और G2 फेज, इनमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? यहाँ पर टाइम के मुताबिक आप एक ह्यूमन सेल में देख रहे हैं कि एस फेज है 10 आवर्स है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा लेंथी फेज कौन सा है, इसको बाद में डिस्कशन में देख लेंगे। बाहर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज इसमें से कौन सा है, G1 है, एस फेज है या G2 फेज है। बहरहाल साथ ही जो डायग्राम है वहां पर आप देख रहे हैं कि अक्सर सेल्स वो G1 से निकल के G0 में चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब दिल करे तो वापस G1 में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात याद रखने वाली है कि हमारे कौन से सेल ऐसे हैं जो कि परमानेंट तौर पर G0 में रहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल है, न्यूरॉन सेल है, मसल सेल है, हम देखते हैं कि ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, ये G0 में रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे सेल हैं जो कि हम कहते हैं G0 में जाते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एपिथेलियल सेल्स हैं, और वो सेल्स जो कि आपके स्पर्म सेल्स बनाते हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं G0 में जाते ही नहीं है। इसके बाद कुछ ऐसे सेल्स हैं कि वो रहते G0 में हैं, लेकिन उस G0 में से निकल भी सकते हैं जब जरूरत है। मिसाल के तौर पे हमने सबने सुन रखा है कि जो लिवर है, उसने जो साइज अटेन कर लिया, गेन कर लिया, ओके है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कट करें एक्सपेरिमेंटली तौर पर, तो ये क्या करता है, दोबारा से डिवाइड करना शुरू करते हैं लिवर सेल्स, और अपना साइज जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। इससे मुराद ये है कि ये G0 में जाते तो हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर G0 से निकल भी आते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें थी कि हमारे कौन से सेल परमानेंट तौर पे G0 में रहते हैं, कौन से ऐसे हैं जो G0 में जाते ही नहीं है। उनको थोड़ा माइंड में रखना है, जरूरी है। ये शायद आपसे टेस्ट में तो ना सही, लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं ये सवाल। उसके बाद माइटोटिक फेज की तरफ आते हैं। इसकी तरफ फर्दर इस पे बात करेंगे, G0 पे, ये G1 पे बात करेंगे, G2 पे जब मैं चेक पॉइंट की बात करूंगा तो इस पे मजीद भी बात करेंगे। इसमें काफी सारे एमसीक्यूज, काफी सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एम फेज की तरफ आते हैं, ठीक है। एम फेज में यहाँ पर आपको कैरियोकाइनेसिस बताया हुआ है, साइटोकाइनेसिस दिखाया हुआ है। कैरियोकाइनेसिस में आपको एक बात यहाँ पर बताई हुई है, माइटोटिक अपरेटस, ये क्या है, डेफिनेशन है। तो इसको भी आप तैयार रखें कि स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है जिसमें एस्टर है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं, उसको हम माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं। इसके बाद मजीद एज सच यहाँ से कोई और आपसे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है।
प्रोफेज की तरफ आते हैं। प्रोफेज में होने वाली तब्दीली अब बेशक हमने पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, उसके बाद एफएससी में भी हम पढ़ रहे हैं, ये तकरीबन याद रहती हैं कि प्रोफेज में होता क्या है। हम कहते हैं कि जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो तो प्रोफेज के एंड पे जाकर डिसअपीयर होती है, ये भी याद रखिएगा। बाकी मजीद क्या न्यूक्लियोलाई है, वो भी क्या हो जाते हैं, हमने कहा कि वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं। और सेंट्रोसोम जो है वो क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। ये बातें आपने प्रोफेज में याद रखनी है। मेटाफेज में सिंपली हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक मेटाफेज प्लेट पे। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में हम बात करते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो क्या होते हैं, माइटोसिस में, एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। और टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में वही तब्दीली जो हमने प्रोफेज में पढ़ी थी, उसके बिल्कुल अपोजिट तमाम की तमाम चेंजेस जो है वो टेलोफेज में होती हैं। साइटोकिनेसिस की तरफ आते हैं तो ये बात थोड़ी सी आपसे पूछी जा सकती है टेस्ट में कि मिसाल के तौर पर प्लांट में साइटोकिनेसिस कैसे होती है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो गोल्जी अपरेटस है उसी की वेसिकल्स इकट्ठी होती रहती हैं, और ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज करती हैं, और इन्हीं वेसिकल के अंदर ही मटेरियल मौजूद होता है सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो एनिमल के अंदर साइटोकिनेसिस का तरीका मुख्तलिफ है। ठीक है, और प्लांट में जो है वो मुख्तलिफ है, मतलब कंट्रैक्टाइल रिंग्स बनते हैं, क्लीवेज फरो होता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल होती है वहां पर उसके लिए ये कंट्रैक्टाइल रिंग बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में इसको छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस एक आपसे सवाल पूछ लेते हैं, अक्सर पेपर में भी आ चुका है कि सपोज आपके पास सेल्स हैं कितने, 128 या 128 या 256। ठीक है, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आप सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं तो कितनी माइटोटिक डिवीजन होती है जिसके नतीजे में 256 सेल्स बनते हैं या 128 सेल बनते हैं। तो वो आप काउंट करके एक बताएंगे मुझे। ठीक है, ये भी अक्सर पीपीएससी के और मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हम टेस्ट देते थे वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता था। तो अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि अगर सिंगल सेल से डिवाइड हम स्टार्ट करते हैं, एक सेल से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ, आठ से 16, हम इसको किस तरीके से काउंट करें। बहरहाल आप इसको देखिएगा, सामने ऑप्शन जो होते हैं इसको बाद भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल 6 से 7 जो है वो डिवीजन होती है जिसके नतीजे में हमने कहा कि ये इतने सेल्स बनते हैं। उसके बाद कैंसर की तरफ आते हैं। कैंसर को तो ये एक अलग से टॉपिक है, इसको कुछ ना कुछ आपको लाजमी तौर पर डिटेल पे देखना पड़ेगा। एफएससी की बुक में इतनी डिटेल नहीं है, बस चंद एक बातें बताई हुई हैं कि न्यूक्लियोलाई या जिसे आप कहते हैं कि हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो होती है कैंसरस सेल्स में। ठीक है, 3 to as many as 20 म्यूटेशन होती है। तो एफएससी लेवल के एमसीक्यूज ये आपसे मुश्किल ही है कि पूछे जाए। मायोसिस की तरफ आता हूँ। मायोसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर उसी तरीके से इंटरफेस। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात की हुई है पेज नंबर 156 में, इंटरफेस ऑफ मायोसिस लैक G2 फेस। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि जहाँ पर मायोसिस में जब G2 फेज ही स्टेज मौजूद ही नहीं है तो इसमें जो तब्दीलियां होनी थी वो कहाँ रोनुमा होंगी। तो उसमें आप ये देख लें कि वही चेंजेस जो G2 में होनी थी वो फर्दर एम फेज में होगी, मतलब एम फेज के स्टार्ट में जिसको लेप्टोटीन वगैरह नाम देते हैं, उसी फेज में वो तमाम की तमाम चेंजेस होती है जो कि G2 में होनी है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो एम फेज है, इसमें सबसे पहले प्रोफेज की बात करते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है। उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकेंसिस बताया होगा। लेप्टोटीन में बस इतना ही है कि क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और थिक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, डायग्राम में एक यहाँ पर बल्कि क्लू भी मौजूद है सामने। सिंपल सी बात है कि आमतौर पे एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये किस फेज में बनना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि जाइगोटीन जो सेकंड वाला, उसमें आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आमतौर पर डायग्राम से क्वेश्चन उठा लेते हैं
वो टेक्स्ट तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, डायग्राम में जो टेक्स्ट दिया होता है वो हम इतना उस पर गौर नहीं करते। उसके बाद जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में हमें पता है कि यहाँ पे सिनेप्सिस होती है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने आ जाते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो उसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और अच्छा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्टार्ट कब होती है, कंप्लीट कब होती है। स्टार्ट जाइगोटीन में होती है, कंप्लीट कब होती है, पैकेटीन में होती है। और ये वो स्टेज है जब जो हमने कहा कि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं, क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं, उनमें काजमेटा फॉर्मेशन होती है। उसके बाद कहते हैं पैकेटीन कब तक रहेगी? फिर कुछ डेज के लिए रह सकती है, वीक्स के लिए, या इवन ईयर्स तक भी ये चल सकती है। उसके बाद है डिप्लोटीन डायकेंसिस। इसका फर्क आमतौर पे पता होना चाहिए कि डिप्लोटीन में भी हम देख रहे हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, डायकेंसिस में भी देख रहे हैं, लेकिन एक चीज आप देख लें कि डायकेंसिस में आपको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नजर नहीं आ रहा, वो मुकम्मल तौर पे डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। डिप्लोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। काजमेटा आप देख रहे हैं कि वो एक से ज्यादा पॉइंट पे भी काजमेटा बन जाता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट पे बने, दो पे बन सकता है, तीन पे बन सकता है। तो काजमेटा खुलना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये डिप्लोटीन की बात कर रहा हूँ। जो डायकेंसिस है इसमें क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो अपने पॉइंट्स पर, जिसे कहते हैं ना कॉर्नर पे, वो एक दूसरे से क्या है, अटैच होते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा है। उसके बाद फर्दर यहाँ पर जो बताया हुआ है आपके लिए, मेटाफेज बताया हुआ है, वही तब्दीली या वही चेंजेस जो कि हमने माइटोसिस के मेटाफेज में देखी, यहाँ पर भी हम वही देखते हैं। वहां पर सिंपली हमने कहा क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करते हैं मेटाफेज प्लेट पे, यहाँ पर होमोलोगस अपने आप क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करते हैं। एनाफेज में फिर यही बात है कि एनाफेज में भी हमने कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना शुरू होंगे। टेलोफेज की बात करेंगे, टेलोफेज में वही तब्दीलियां जो कि आपने प्रोफेज में पढ़ी, उसके अपोजिट तमाम की तमाम बातें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। माइओसिस टू वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमने कहा कि माइटोसिस है, लेकिन अब हम कहते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, मतलब इसमें आपको एस फेज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ माइओसिस की तरफ बात की है, इसमें भी कंसेप्चुअल बातें हैं जहाँ से कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई आपसे एमसीक्यू उठाकर पूछा जा सकता है। अच्छा, माइटोटिक एरर्स जो है, नॉन डिस्जंक्शन, यहाँ पर एमसीक्यूज आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम है वो अ, कौन से क्रोमोसोम की, अब आप जिसे कह सकते हैं कि abnormality है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल्स टू सेग्रीगेट, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इसको आप तैयार करेंगे। ये बातें आपसे आमतौर पे पूछ ली जाती है। बहरहाल जो डाउन सिंड्रोम है उसमें कोई भी अगर शख्स, कोई भी इंडिविजुअल डाउन सिंड्रोम का शिकार है तो उसमें सिम्टम्स क्या होती हैं? ये भी सिंपल है, ब्रॉड फेस होता है, स्क्विंट आइज होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये तमाम की तमाम सिम्टम देखने को मिलती है। और एज भी बताई हुई है इसमें, फीमेल की आमतौर पे 40 हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं, 45 हो तो चांसेस 3 गुना हो जाते हैं। बहरहाल इस तरह की बातें हमसे एमसीक्यू में नहीं पूछी जाती। एक दो और बातें वो मैं आपको बताऊंगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये भी सिंपल है, हमने कहा कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसी के नॉन डिस्ट्रक्शन से होता है, तो ये 47 क्रोमोसोम। इस तरीके से डाउन सिंड्रोम, ये हमने कहा कि इसमें एक क्रोमोसोम क्या होता है, मिसिंग होता है। मतलब अब इसके पास, इंडिविजुअल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 45 क्रोमोसोम होंगे टर्नर सिंड्रोम में। जो बातें यहाँ पर टेबल में दी हुई है इसमें कुछ बातें कंसेप्चुअल हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। ये पेज नंबर 159 पे जो टेबल में दी हुई है, मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम की नॉर्मेलिटी है, तो वो 21 की। पटाओ है वो कौन सी है, 13 की। एडवर्ड है वो आपसे पूछा जा सकता है ट्राइसोमी है क्रोमोसोम नंबर 18 की। ये बातें याद रखने वाली हैं। उसके बाद जो और बातें आपसे बताने जा रहा हूँ, अक्सर पूछ लेते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग सिंड्रोम कौन सा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हम आमतौर पे इनके फिगर देखते हैं, हम कहते हैं हम कहाँ इसको याद कर सकते हैं। आप फिगर ना याद करें कि कितनी बर्थ होती है और कितनी अबॉर्शन होती है, कम से कम आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सिंड्रोम जो किसी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैंने कहा आपसे ये डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नेक्रोसिस है, अपोप्टोसिस है। नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल सेल डेथ है, और अपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ है, इसमें मैं बात नहीं करना चाहूंगा। हम आ जाते हैं इसी की तरफ, वर्ल्ड ऑफ सेल की तरफ आ जाते हैं।
जी बाबर साहब, वर्ल्ड ऑफ सेल का पेज निकाल लीजिए, आज आपसे बात हुई थी जिसकी। पेज नंबर पे आप आ जाएं, 591 पे आ जाएं, या इससे पहले 590 पे आ जाएं। हाँ जी बाबर साहब, पेज नंबर 590 या 591 पे आ जाएं। ये सर शो हो रहा है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं शो हो रहा। हाँ, अब शो हो रहा है। इसी पेज की बात कर रहे हैं? 590 पे आ जाएं। ये वाला? जी, आप मेरे ख्याल से थोड़ा आगे फिर रहे हैं, इससे पहले वाले, इससे चलो, पीछे वाले ये पेजेस पर जो आ जाएं। पीडीएफ है ना, ये एडिशन और है, और हमारे पास जो है हार्ड में वो और एडिशन है। अच्छा, हाँ, इससे पहले वाले पेजेस पे आ जाए, ठीक है। हाँ ठीक है, जो मेरे पास होगा वो और होगा। इससे पहले एक डायग्राम है, उस पे आप आ जाए, पीछे वाले पेजेस पे मैं आपको बताऊंगा। मजीद पीछे वाले पेजेस पे। तो साइकिल स्टार्ट हो गई है। हम सेल्फ से साइकिल रेगुलेशन पे बात करने जा रहे हैं ना आप? क्या? सेल्फ जी साइकिल जी, रेगुलेशन पे। जी जी। हाँ, इससे 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 हाँ जी, इसी पेज की तरफ बात कर रहा था। इस पे नीचे जो ग्राफ दिखाएगा, ग्राफ दिखाइएगा जरा काइंडली। ये वाला। जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बस यही आपसे कहना चाह रहा था, ये दिखा दें। अच्छा, आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि यार ये माइटोसिस मायोसिस जो है, हमें चंद एक बातें बता दी। आपको ये बता दूं कि एक एक एमसीक्यूज आपका इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी सोच है। सेल साइकिल में से क्वेश्चन लाजमी आते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन मैं बहुत सोच रहा था कि आपको क्या बताऊं, ज्यादातर क्वेश्चन कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल से आते हैं। देखें, जो सामने पेपर बना रहे हैं उनको भी पता है कि हमने सिंपल ये नहीं पूछना है इसे प्रोफेज में क्या तब्दीलियां होती हैं, मेटाफेज में क्या होती हैं। मैंने इसको आज बहुत सोचा और बहुत माइंड को घुमाया, देखा कि जब कभी पेपर भी दिए थे, जो पॉसिबल क्वेश्चन थे एफएससी की बुक से, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, मैंने एपी तक के भी टेस्ट दिए हैं, वो कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल से आते हैं। तो जो लोग कंट्रोल ऑफ साइकिल सेल साइकिल नहीं करते, समझो उन्होंने सेल साइकिल को तैयार ही नहीं किया। ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसका सिर्फ कंसेप्ट समझना है। डायग्राम आपके सामने है, इसमें डायग्राम में वो बता रहा है सी डी के। ये सी डी के क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, ये एक एंजाइम है। उसके बाद ऊपर जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है माइटोटिक साइक्लिन। इनका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि सी डी के, ये सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। उसके मुकाबले में जो साइक्लिन है, उसकी कंसंट्रेशन बड़ी तेजी से फ्लक्चुएट करती रहती है। इसके बाद एक ग्राफ दिखाएंगे आपको, उसमें आप देखेंगे कि उसी डायग्राम पे रहते, मेरे ख्याल आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। बाबर साहब, उसी डायग्राम पे रहें काइंडली। बाबर साहब सुन रहे हैं? जी। जी, अब ठीक है। अब वो आप डायग्राम जो पहले दिखा रहे थे, वही डायग्राम दिखाइए काइंडली। ठीक हो गया। ये आपने बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आए, ऊपर वाले डायग्राम नहीं शो हो रही। जी, कर दिए। मुझे नहीं शो हो रही, क्या वजह?
अब शो हो रही है? नहीं शो हो रही मुझे, नहीं, पहले वाली डायग्राम जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी पे। जी जी वही शेयर की हुई है। एक मिनट मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। पेज वही है लेकिन उसकी नीचे वाली डायग्राम आप दिखा रहे हैं। अच्छा, इससे ऊपर वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं सर, ना करें। हाँ जी, सर शो बिल्कुल हो कुछ, रही है। हाँ जी आप दिखा दे, दिखाई, चलिए ठीक है, आप दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो इसका आपने सिर्फ दो ही चीजें आपके लिए, CDK है और साइक्लिन है, इसी की गेम है, इसी से वो आपसे घुमा फिरा के MCQs पूछ लेते हैं। CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है सेल के अंदर, चाहे वो सेल किसके अंदर है, G1 में है, चाहे S फेज में है, चाहे G2 में है, चाहे M फेज में है, ठीक है। लेकिन जिसकी कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया कि बड़ी तेजी से फ्लक्चुएट करती है, वो साइक्लिन की है, ठीक है। मतलब साइक्लिन के बारे में क्या है, साइक्लिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है इंटरफेज में, G1 है, इसी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, S फेज है, आता है, इसी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो G2 आता है। तो अब ये जिसे कहते हैं ना, किसी भी चीज की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ठीक है, अपनी इस थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच जाता है साइक्लिन, अपनी इस वैल्यू पे पहुंच जाता है और ये कंबाइन करता है किसके साथ, CDK के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं डायग्राम में लिखा हुआ है CDK के साथ कंबाइन भी कर लिया है साइक्लिन ने, तो क्या बन गया, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन अभी तक डायग्राम में वहां पर नीचे मेंशन है इनएक्टिव, ये अभी तक इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। उसके बाद इनहिबिटिंग काइनेज, ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं कि दो ATP के मॉलिक्यूल ऐड कर रहा है, कौन, इनहिबिटिंग काइनेज, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में इसने दो ATP के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ठीक है। किसके साथ ऐड किए हैं, वो हम देख रहे हैं कि इसने CDK के साथ दो ATP के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, लेकिन अभी तक एंजाइम जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स जो है एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर डायग्राम जो जहां पर ऊपर 3 मेंशन किया हुआ है, जहां पे डायग्राम में 3, आपके पास 3 वगैरह नहीं मेंशन किया हो, सेकंड एरो जहां पे एक ATP जो है वो मेंशन किया हो, ठीक है, डायग्राम के नीचे 3 मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर फिर वो बता रहा है कि एक और ATP आकर अटैच हो रहा है, लेकिन अब इसकी पोजीशन क्या है, कुछ डिफरेंट है। कौन ऐड कर रहा है, एक्टिवेटिंग काइनेज, ठीक है, ये एक ATP का मॉलिक्यूल ऐड कर रहा है। बहरहाल इसके ऐड करने से क्या हो गया, क्या हमारा कम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया, लेकिन नहीं, अभी तक कम्प्लेक्स एक्टिवेट नहीं हुआ, लिखा हुआ है फास्फोराइलेटेड कम्प्लेक्स इनएक्टिव, ठीक है। मतलब 3 फास्फेट ग्रुप ऐड हो चुके हैं, अभी भी हमने कहा कि ये कम्प्लेक्स क्या है, इनएक्टिव है। अब क्या होगा, स्टेप 4 में आप देख रहे हैं डी फास्फोरिलेशन हो रही है, डी फास्फोराइलेशन, मतलब जो दो फास्फेट अटैच हुए थे व्हाइट कलर में जो शो हो रहे हैं, वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं, सिर्फ एक फास्फेट अटैच है जो कि येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है। जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वाला फास्फेट मौजूद है जो एक्टिवेटिंग काइनेज ने ऐड किया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नंबर 4 पे नेक्स्ट, जी जी बिल्कुल, माइटोटिक CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स अब क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो इसके इनएक्टिव होने से या इनके एक्टिव होने से क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया है कि ये कुछ सेल के अंदर चेक पॉइंट्स है, ठीक है। कि हाँ जी, जैसे कि आप कहीं पे सफर करते हैं, सामने पुलिस की कोई चेक पोस्ट आ जाती है, तो आपने उसको बैरियर को क्रॉस करना होता है उनकी परमिशन से, तो वैसे ही यहाँ पर ये CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, ये जब एक्टिवेट होगा तो ही सेल इंटर हो सकेगा, मतलब G1 से किसके अंदर, जी S फेज के अंदर जा सकेगा। इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं G2 में भी। बहरहाल वो G2 में अगर ये कम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा तो सेल फर्दर M फेज में इंटर होता है, अदरवाइज इंटर नहीं होता। मैं इसको फिर रिपीट कर दूं, ये थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, सिंपल सा है, आप इसको ये समझ लें, आसान सी अल्फाज में ये बताना चाहूंगा कि CDK
और साइक्लिन ये आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने पर क्या कितने एटीपी चाहिए? किसी का शोर आ रहा है। एक ही एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए, एक ही फास्फेट चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन इनहिबिटिंग काइनेज क्या करता है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दो फास्फेट यहाँ पर ऐड कर देता है जिसको उसने ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और किसी और लोकेशन पे वो इसको ऐड कर देता है फास्फेट को। अब क्या काम करना है, अब देखें फास्फाटेज ने इन दोनों फास्फेट को रिमूव करना है। वो जब इन दोनों फास्फेट को रिमूव करेगा तो ही आप लास्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। बहरहाल इस डायग्राम के पीछे एक और ग्राफ दिया हुआ है, अगर बाबर साहब आपको नजर आ रहा हो इससे पीछे वाले पेज में, तो उस ग्राफ की तरफ आ जाइए। जी सर। अच्छा, बस ग्राफ में आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ग्राफ अभी मुझे नहीं शो हो रहा, उसमें यही बताना चाह रहा हूँ कि इनको हम नाम देते हैं एमपीएफ। एमपीएफ ओवरऑल इनको नाम देते हैं एमपीएफ। एमपीएफ से क्या मुराद है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर से क्या मुराद है, उससे मुराद यही कम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं कि ये कम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन G1S और G2 में इंक्रीज होती है और फॉरेस्ट से गिर जाती है एम फेज के दौरान। मतलब साइक्लिन की कंसंट्रेशन एम फेज के दौरान मुकम्मल तौर पे क्या कर जाती है, गिर जाती है, डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से कम्प्लेक्स क्या हो जाता है, दोबारा से इनएक्टिव हो जाता है। दोबारा से इसने एक्टिवेट होना है, मतलब G2 से एम फेज की तरफ जाना है, तो साइक्लिन की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। जीजीसी ग्राफ की बात कर रहा था। अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि G1 है, एस फेज है, G2 है, इसमें साइक्लिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सी के मैंने कहा वो कांस्टेंट है। अब क्या होता है, जैसे अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंचता है साइक्लिन, तो अब हम कहते हैं कि G2 से सेल किस में दाखिल हो जाता है, एम फेज में। जैसे एम फेज में दाखिल होता है, साइक्लिन की कंसंट्रेशन आप ब्लू लाइन में देख रहे हैं फौरी तौर पे फॉल कर जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जब सेल ने दोबारा से G1 में आना है, मतलब माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है, तो अब सेल डिवाइड नहीं करेगा। दोबारा कब डिवाइड करेगा, वो इंतजार करेगा साइक्लिन की कंसंट्रेशन को, कब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपने चेक पॉइंट्स याद रखने हैं आपने, ये मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, के साइक्लिन, और कितने एटीपी के मॉलिक्यूल चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए, फास्फाटेज का क्या काम है, इनहिबिटिंग काइनेज का क्या नाम है, एक्टिवेटिंग काइनेज का क्या नाम है। अगर आप ये बातें अच्छे से समझ लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब तक जो बातें आपको बताई हैं इसमें से कोई आपका क्वेश्चन जो है ना वो मिस हो सकता है। हाँ, कुछ बातें यहाँ पर बताई हुई है, जैसे कि आपको डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम की बात की है, इसमें मोनोसोमी क्या होती है, वो सारी बातें जो है ना, वो अमजद साहब का लेक्चर है, वो आई थिंक, मुझे नहीं पता कब होगा उनका लेक्चर, तो उसमें वो बताएंगे कि मोनोसोमी वगैरह क्या होता है, ठीक है। और उसमें वो आपको क्लियर करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से भी बहुत सारे एमसीक्यूज जो है ना आपसे पूछे जाते हैं। पर आज का टॉपिक इतना ही था, मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हो, अगर कोई शेयरिंग हो, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। रैगम साहब ने वाइंड अप कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये इसमें एक्टिव स्टेज में सर तीनों फास्फेट यूज होंगे या इसमें एक यूज होगा? एक एक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चीज को फिर आप जी जी समझे कि इनहिबिटिंग काइनेज क्या कर रहा है, दो फास्फेट ऐड कर रहा है। आपका जी एंजाइम सर। जो है ना अभी तक वेट नहीं है, ठीक है। आपसे इस तरह की क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है कि हाँ जी, आपका ये जो कम्प्लेक्स है ये कब एक्टिवेट होता है। ये आपका कम्प्लेक्स उस वक्त एक्टिवेट होता है, मैंने आपको बताया, जब एक्टिवेटिंग काइनेज ने क्या किया, फास्फेट इसको ऐड दे दिया। अभी भी हालांकि 3 फास्फेट मौजूद है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो इनएक्टिव है। जी जी। कब ये एक्टिव कब करेगा, ये एक्टिवेट कब, उस वक्त होगा जब फास्फाटेज जो है 2 फास्फेट को रिमूव करेगा। कौन से 2 फास्फेट, जो कि इनहिबिटिंग काइनेज ने ऐड किए थे। नहीं।
अब आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जी जी चुका है, सर। एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को आप जी माइंड में रखेंगे, कब एक्टिवेट है, एक्टिव होता है, और कब क्या है ये। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये डिवीजन का कंसेप्ट दे दें, इसकी मुझे कभी समझ नहीं आई कि कितने सेल बनते हैं, कितनी डिवीजन्स होती हैं तो इतने सेल हाँ बनेंगे, जी, उसका हमें वो कैसे आपको बता अंदाजा दूं। होगा? नहीं, वो इस हिसाब से ना, मैं आपको बताऊं ना, दो तरह की बातें माइंड में आती है। मिसाल के तौर पे पहली डिवीजन होती है एक सेल से दो बने, दूसरी डिवीजन हुई चार, तीसरी है तो 8, चौथी है तो फिर 16, पांचवी है तो 32, छठी हुई है तो 64, सातवीं है तो 128 सेल बनते हैं। अब कुछ लोग और तरह से सोचते हैं, वो इस तरीके से सोचते हैं कि एक बार डिवीजन हुई तो दो सेल बने, दूसरी बार डिवीजन होगी उन दोनों में अलहदा, मतलब एक में हुई तो 3 बन गए, दूसरी में होगी तो 4 बन गए। कुछ लोग इस तरीके से काउंट करते हैं, लेकिन मैं जितनी बुक्स पढ़ता हूँ इंडियन वगैरह, उनमें एमसीक्यूज दिए होते हैं, उस हिसाब से 7 डिवीजन होती हैं तो ही आपको बताया कि 128 सेल्स बनते हैं। ये एमसीक्यूज अक्सर अक्सर तो नहीं कहता, एक बार पीपीएससी में पूछा हुआ था, और इंडियन अक्सर बुक्स में ये क्वेश्चन, बहुत सारी उनकी बुक्स में, बल्कि हर बुक्स में उनके मौजूद होते हैं। उस हिसाब से मेरे माइंड में था, और मैं 7 ही जो है वो टिक करता हूँ उस हिसाब से। तो ये एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते जी हैं। सर, ये 2017 में ये आया था एमसीक्यू, लेकिन आपने कुछ और भी बताए हैं, सेल 265 या पता जी नहीं कौन सी तादाद आपने बताई है, तो उसका फिर हमें कैसे अंदाजा होगा कितनी डिवीजन्स होती हैं, उसमें आप कौन सा टिक करते हैं? हाँ, मैंने बताया कि फर्ज किया, अगर उसने इसने आपसे 128 बताया हुआ है, 128 बताया हुआ है, या 256 बताया, 256 में जारी बात है 8 बार सेल डिवाइड करेगा तभी 256 बनेंगे। उसमें बताना ये चाह रहा था कि आपने उस हिसाब से उन सारों को ऐड करते जाना है, और आप पता चल जाएगा आपको कि कितने स्टेप्स में ये सेल बने हैं। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16, 32, 64, 128, 256, इस तरीके से आप इनको काउंट कर सकते हैं कितने स्टेप में ये इतने सेल्स बने हैं। सर ये चीज रिपीट कीजिएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, हाँ जी, 8 से 16, और उसके बाद 16। 32, 64, और 128, 256। बहरहाल जो आपको बताया ना साइक्लिन वाले, ये वाले एमसीक्यूज, ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट में एक भी नहीं, इसके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद भी पहले भी अक्सर टेस्ट देते थे हम, बायोलॉजी के टेस्ट देते थे, वहां पर भी इस कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल में से लाजमी क्वेश्चन आता है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल नहीं हाँ, करना वो पड़ेगा या फिर आप इसके अलावा भी करें? अच्छा, आपने कहा कि इतना करना है या इसके अलावा भी करना है, तो हम तो आमतौर पे इतना ही करते थे, और इसमें से ही हमारा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाता था। अगर आप इसको मजीद आगे भी करना चाहें तो वो मैं खुद भी देख रहा था, वो काफी लेंथी हो जाएगा, उसमें से कभी पेपर में पूछा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट पेज पे वो जो सेक्रोन और वगैरह बताए हुए हैं, उसमें से उसको मैंने खुद ही नहीं बताया, क्योंकि उसमें से कभी कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं है कि पूछा हुआ हो। बाकी भी यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, अगर किसी को याद है कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो बता दे। मेरे हिसाब से तो यहीं तक जो चेक पॉइंट से वो पूछते हैं। वैसे अगर आप यस ओवरऑल सर। सेल और इसको सर वर्ल्ड आप ऑफ सेल करने रहेंगे तो फिर उसके लिए एक लंबी उम्र चाहिए आप, कम से कम 70-80 साल की, ये तमाम के जो है ना फॉर्मल बुक्स पढ़ने के लिए। यस सर। और सर आप कह रहे थे कि वो जो लेंथी फेज सबसे ज्यादा लेंथी होता है सर, बुक में टेस्ट फेज है, तो आप इसके बारे में आप क्यों कह रहे थे? शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। जी ये मैम पूछ रही दोबारा थी पूछिएगा। लेंथी फेज का पूछ रही थी। हाँ, लेंथी फेज देखें आप, उस हिसाब से तो जब आप देखेंगे ना, आप फौरी तौर पर आप कहेंगे कि एस फेज है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी सेल्स है ना, वो G1 फेज में ना सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको वजह बता दी है कि कुछ जो है सेल्स वो रहते G0 में है, ठीक है। G1 से निकले G0 में आ गए, G0 से दोबारा G1 में आ गए, तो सेल को ना बहुत टाइम लगता है इसमें ना G1 में। तो मेरे हिसाब से अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मैं यही मेंशन करूंगा कि G1 के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा ये लेंथी जो है ना वो फेज है। उसके बाद एक और भी जहाँ पर सेल जो है बिल्कुल डिवाइड करने से रुक जाते हैं, आपको पता है फीमेल का जो एग है, ठीक है,
वो अपनी डिवीजन कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। वो मेटाफेज के दौरान क्या हो जाती है, उसकी स्टेज जो है वो अरेस्ट हो जाती है। तो वो भी आप लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे, वो भी आपसे क्या कर लेते हैं, अक्सर वो पूछ लेते हैं। सर एक और क्वेश्चन है कि जो फ्लैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है एनिमल सेल में क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके आपने रीजन बताइए, वो क्या रीजन थी? एनिमल सेल में क्या नहीं बनती? देखिए एनिमल सेल में क्या करना है, बड़ी आसानी से उसने डिवाइड कर, हाँ जी। तो उसमें तो आपको अच्छे से पता है कि एनिमल सेल जो है उसके अंदर जिस तरह मौजूद है, साइटोस्केलेटन में जो कौन कौन से होते हैं, थिन फिलामेंट जिस तरह मौजूद है, उन्होंने क्या करना है, कंटेक्ट करना है और इस तरीके से क्लीवेज फरोज बनेंगे, कंटेक्टाइल रिंग्स बनेगी, एक सेल आसानी से दो में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्लांट सेल कैसे डिवाइड करेगा, बाहर सेल वॉल मौजूद है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गोल्जी वेसिकल्स को अरेंज होना पड़ेगा, वापस में फ्यूज करेंगी, उसी के अंदर मटेरियल मौजूद होता है सेल वॉल का, ठीक है। तो उस तरीके से प्लांट सेल जो है वो डिवाइड करता है, उसका पैटर्न जो है एनिमल से सेल से डिवाइड करने के पैटर्न से डिफरेंट है। तो जस्ट गोल्जी बॉडीज इसमें होंगी या फ्लैग्मोप्लास्ट फिर हम फॉर्मेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम इसमें करेंगे? जस्ट गोल्जी बॉडीज है? गोल्जी बॉडीज है वही इकट्ठी होती हैं, वही आमतौर पे आपस में फ्यूज करती हैं, उन्हीं में मटेरियल मौजूद होता है सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए। अच्छा सर, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी मैम ये पूछ रही थी ये जो सेल की डिवीजन का कि ये आपने नंबर ऑफ सेल काउंट करने हैं तो कैसे करेंगे, तो उसका फार्मूला अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फार्मूला सिंपल सा है, 2n। तो आपके पास जितनी भी डिवीजन है तो इस फार्मूले के हिसाब से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल 6 डिवीजन के बाद पूछता है तो 2⁶, तो सिंपल सा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 देन 2 2 एंड 2 एंड 2 64। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इससे आपसे जितनी भी नंबर ऑफ डिवीजन पूछी गई हैं तो वेरी शॉर्ट टाइम में जो है वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये सिर्फ माइटोसिस के लिए अप्लाई होगा ना? जी, माइटोसिस के लिए, और ये माइटोसिस के लिए पूछा जाता है, हाँ म्यूसिस जी, का नहीं। माइटोसिस के लिए नहीं। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना है कि जो आपने अभी डायग्राम डिस्कस की उसमें जो आखिरी पॉइंट है कि सीडी के जब एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद वो जो ग्रीन एरो से शो कर रहा है स्टिमुलेट, वो उसकी नहीं चीज की नहीं समझ आ रही, वो फास्फोटेज हाँ को वो फिर जी जी वो बता रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, नेगेटिव का आप मुझे बताएंगे ना कि रिएक्शन की प्रोडक्ट्स होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। जी जी पॉजिटिव जी में सर उसके अपोजिट चलता है। अब यही जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है ना, ये कहता है स्टिमुलेट करता है फास्फेटेज को पॉजिटिव फीडबैक के जरिए, जिसके नतीजे में हमने कहा कि ये जितने भी इनहिबिटिंग काइनेज में फास्फेट जो लगा रखे हैं वो रिमूव होते हैं, ठीक है। तो और भी अगर इस तरह कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं तो वो इसी एंजाइम की मौजूदगी की से क्या होंगे, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जी सर, वो ठीक है लेकिन ये चीज मतलब इसका कंफ्यूज कर सिंपल आपको बताना है कि नेगेटिव फीडबैक होता है, इसमें प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फिट करता है जी। और ये पॉजिटिव फीडबैक है तो इसमें रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या कर रही है, उसी एंजाइम को स्टिमुलेट कर रही है कि आप क्या करो, मजीद भी अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं फास्फेट जो कि ऐड किए थे इनहिबिटिंग काइनेज ने, तो उनको आप क्या करो, रिमूव करो। जी सर, ठीक है, थैंक यू। जी सर, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, सिंपली आप इसको यूँ देख लें कि आपके पास अभी स्क्रीन शो हो रही होगी, तो ये जो साइक्लिन सीडी के साइक्लिन कम्प्लेक्स बना है जो कि एक्टिव फॉर्म में है, ये एक्चुअली जाके जो फास्फेटेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और फास्फेटेज क्या करता है, जो इनएक्टिव कम्प्लेक्स है इससे पीछे वाले स्टेप में, वो उसको जो है मज़ीद एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है।
जी सर, तो ठीक है, थैंक यू यही जो सर। एक्टिव कम्प्लेक्स बना है यही जाके फास्फेटेज को स्टिमुलेट करता है देन जी सर, अपना काम ठीक है, करने के साथ साथ। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन? जी जैगम साहब। हाँ जी, जी, आई थिंक क्वेश्चन आ बस चुके हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं, जी ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं मजीद ये कहूंगा कि जो क्रोमोसोमल एबरेशन है वो भी लाजमी तौर पर करें, ठीक है, और कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन वो टॉपिक भी लाजमी करें, उसमें से भी कुछ आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और आप मजीद है कि जो टॉपिक्स है उनका शेड्यूल भी बना दें कि मजीद ये टॉपिक्स कब होंगे, और टेस्ट शेड्यूल भी है वो भी आप शुरू कर रही थी, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जल्द ही। जी सर, इंशाल्लाह, बस मेरा भी स्केड्यूल था, अब मैं फ्री हूँ तो अभी इस पर काम करते हैं। मैं पीछे जो क्लासेस पहले रह गई हैं मैं उनको आज अपलोड कर देता हूँ, शेयर कर दे, उसके बाद बाकी वाला सारा काम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट कर देता हूँ। तो ठीक हो गया जी, आज की ठीक है क्लास सर, बस इतना कुछ कहना। जी, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम दिया आपने। तो ठीक है जी, सबको अल्लाह हाफिज़, अल्लाह कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था सर। अल्लाह हाफिज़।